हमारे किसान और लागू मजदूर होते हुए किसानों की जबकि बाबा साहब समस्या भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमारे संविधान सब वर्गों का, बहुत किसान हो, अच्छी विषय है। मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, समान रूप से उन्होंने अधिकार दिया। संविधान लागू हुए लेकिन वर्षों से हमारे संविधान को अभी तक आज हमारे देश में जो हमारे किसान और मजदूर सबसे बदहाल हालत में अगर कोई है तो हमारे किसान और मजदूर हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमारे सब वर्गों का, किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, समान रूप से उन्होंने अधिकार दिया उसमें। लेकिन हमारे संविधान को अभी तक की जितनी भी सरकारें हुई हैं भारत में, उन्होंने उस में जो वर्णित है, उनमें जो अधिकार है, उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। तो इसके वजह से हम लोगों के जो किसान और मजदूर हैं उनको न उनका हक मिल रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो फैक्ट्री हैं, बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं, उसमें हमारे छोटे बच्चे, अल्प वयस्क महिलाएं जो कुपोषित भी होती हैं, उनका न पोषण मिलता है, इन सबको काम कराया जाता है और मजबूरी में चूंकि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है तो उसमें काम करने को शोषण के बावजूद भी मजबूर होते हैं। तो अगर हमारे देश में इस पर जोर दिया जाए कि संविधान के आर्टिकल 38 और 39 का पूर्ण रूप में लागू करने के लिए अगर सरकारों पे दबाव बनाई जाए या एक ऐसी सरकार लाई जाए देश में जो इस संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे तो हमारे सारे किसान मजदूर सब खुशहाल होंगे। जैसा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 38 में वर्णित है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य। राज्य कहने से यहाँ भारत को एक राज्य माना जाता है, जो हमारा स्टेट है, भारत स्टेट है। तो भारत के जो सरकार होंगे, जो समय के चुनिंदा सरकार होंगे, जो संविधान के द्वारा वो सरकार होता है, तो संविधान को लागू करने का उनका पहला कर्तव्य होता है। और हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए जिसमें कि हमारे सारे मजदूर जो भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बिना किसी लैंगिक भेदभाव के उनको एक तो समान रूप से उनको मजदूरी मिलने का व्यवस्था होगा, समान रूप से उनको वहां जो फैक्ट्री परिसर में उनका स्वास्थ्य का देखभाल समुचित होगा, उनका कोई कुपोषित न रहे इसका व्यवस्था भी उस फैक्ट्री को करना पड़ेगा। तो ये सारे चीजों को नजरअंदाज करते हुए हमारे देश में अभी तक जितने भी श्रम हमारे श्रमिकों का, मजदूरों का जो उपयोग कर रहे हैं, वो बड़े बड़े पूंजीपति उसमें से सारे पैसे जो उनका लाभ होता है वो सिर्फ अपने पर लेते हैं और एक नगण्य अंश खर्च किया जाता है, जिसके वजह से हमारे मजदूरों की हालत बहुत ही खराब है। संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 के अनुपालन से मजदूर किसानों की समस्याओं का समाधान संभव। ये बहुत ही अच्छी विषय है। अगर इसका अनुपालन करें तो संविधान लागू हुए 70 वर्षों से 70 वर्ष हो गया भारत में। इनका सही से अगर अनुपालन करता तो आज के डेट पर ये जो मजदूर विभिन्न राज्यों में पलायन कर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए अपने घर परिवार त्याग बलिदान दे के विभिन्न राज्यों में अपने जीवन यापन करने के लिए गए हैं या वहां मजबूरी से पहुंचे हैं, और उनका क्या हश्र है। 70 साल से अगर कांग्रेस और बीजेपी भारत संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 पर काम करते तो राज्य की जनता राज पर ही उनको अच्छे खासे सरकारी संस्थाओं से उनको इस अनुच्छेद के तहत उनको रोजी रोजगार मिलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है कि न मिलता। ये अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 ये नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में है, इसके ये अंतर्राष्ट्रीय संविधान विश्लेषक ऑस्टिन ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि ये और मौलिक अधिकार, ये दोनों को संविधान का हृदय कहा है इसको। और बाबा साहब ने कहा कि ये भारत सरकार का 1935 का जो सरकार अधिनियम था उसके अनुसार है, लेकिन उस वक्त जो था पुलिस राज था।
लेकिन आज क्या है, आज है विधायिका का और कार्यपालिका का राज है। तो ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है, संविधान के द्वारा अनुदेश है कि जो भी नियम कानून वो बनाएगी, संविधान विधायिका जो है ये जो भी नियम कानून बनाएगी उसका आधार ये होगा, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और भारत के लोगों के कल्याण के लिए सरकार जब भी कोई भी विधि बनाएगी संसद में या विधानसभा में, तो इसको ध्यान में रख करके, ताकि लोगों का हित हो। और इसमें जैसे अनुच्छेद 38 में बहुत सारे हैं, अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि अवसर की समानता सभी के लिए हो, आय की असमानता न हो, जो कि अभी बहुत हम लोग देख रहे हैं कि मतलब बढ़ा हुआ है। न्याय, सामाजिक व्यवस्था, ये सब में समानता को लाने के लिए बाबा साहब ने इसे लिखा। साथ ही ये है कि अनुच्छेद 39 में जो हम लोग का ये है कि अनुच्छेद 39 के अनुसार पहली बात कि भारत में जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन हो, वो संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। और इसके लिए भारत सरकार को जो भी संस्थाएं गठन करनी पड़े वो करनी चाहिए। सरकार का नियम, जो संविधान में नियम जो लागू है, वो लागू होते हुए भी वो कंपनी उसका अवहेलना करती है, वो संस्थाएं अवहेलना करती है। लेकिन जो भी राज्य में सरकार बनती है वो इसके खिलाफ कुछ कार्य नहीं करते हैं, जबकि राज्य सरकार को ये अधिकार है। दूसरा जो है 39 में जो है वो है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना सभी के लिए। तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी प्रकार का आपका विधिक काम आता है उसमें सभी को समान अवसर प्रदान करे। लेकिन यहाँ भी ये काम किसी भी राज्य में अच्छा से नहीं होता है। जो भी सरकार राज्य में बनती है वो सही से ये काम नहीं करती है, नहीं तो आज हमारे मजदूर वर्ग का ये दुर्दशा नहीं होता। आप देख सकते हैं मजदूर कैसे हताश है, विवश है। मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए सरकार इस महामारी में भी आप देख सकते हैं कि उसको बंधुआ मजदूर बनाने के लिए वो अब ट्रेंड चला रहा है कि कैसे मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाया जाए। जबकि हमारे मजदूर जो है उनको ये सब नहीं मालूम है, क्योंकि राज्य सरकार कभी नहीं ये मतलब मजदूर के लिए बताती है, या जितने भी संस्थाएं हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कभी नहीं ये बताने की कोशिश करती है कि आपके लिए, आपके हित में ये कानून बना हुआ है राज्य में। दूसरा बात है कि इसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जैसे मूल अधिकार को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि जनता ही प्रतिनिधि जो हमारा बनता है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। 5 साल में जनता फिर उसको मतलब अगर वो हमारे खिलाफ कार्य करे तो हम उसको फिर वहां नहीं भेजेंगे। लेकिन जनता को ये चीज मालूम ही नहीं है। हमारे मजदूर वर्ग जो है, किसान वर्ग जो है, उनको ये चीज नहीं मालूम है कि ये जो हमारा नियम है या फिर संविधान में जो कानून बना हुआ हमारे लिए, इसका हम उपयोग कैसे करें। वो भी संस्था हमारी क्यों नहीं सुनती है, सरकार क्यों नहीं सुनती है, और अगर नहीं सुनती है तो हम उसको क्यों ना उखाड़ के फेंके। तो इसी कारण है कि इसको हमारे हाथ में ही ये पावर है कि हम इस सरकार को उठा के फेंक सकते हैं जो हमारे हित में ये कानून पूरे राज्य में लागू नहीं कर रही है, या राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं वहां पे लागू नहीं करवा रही है। तो अगर हम लोगों के यहाँ एक ऐसी सरकार बने या एक सरकारों पे ऐसे दबाव पड़े जो वर्तमान में चल रहे हैं कि जो उनको ये संविधान के आर्टिकल 38 और 39 का पूर्ण रूपेण पालन करें, तो हमारे मजदूर और ये जो सब खुशहाल भी होंगे, हमारा देश भी खुशहाल होगा। तो इसके लिए इस दोनों जो हमारा आर्टिकल है, इसमें एक और आर्टिकल में एक है कि अल्पवयस्क और जो हमारे अल्पवयस्क और जो मासूम बोलते हैं, मासूम नहीं बोल सकते यहाँ पे, अल्पवयस्क और एक वर्ड है वो अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है,
नाजुक एक तरह से कह सकते हैं, जो नाजुक हमारे मजदूर होते हैं, कम उम्र के होते हैं, उनको उस फैक्ट्रियों में और जहाँ पे खतरनाक काम होता है उसमें हमको नहीं लगाना है। लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे खतरों से हमेशा खेलना है, उस जगह के काम में भी अल्पवयस्क बच्चों को ज्यादा ही लगाया जाता है और महिलाओं को ज्यादा ही लगाया जाता है। तो ये भी हमारा संविधान का 39 जो है आर्टिकल, उसमें ये लिखा हुआ प्रावधान है। तो हमारे लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक, अगर हमारे जो मजदूर संगठन है उनमें अगर ज्यादा से ज्यादा अपने संविधान के प्रति जागरूकता होगी, या उनसे जुड़े हुए जो एनजीओ काम कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए जो हमारे मजदूर भाइयों के लिए समर्पित जो हमारे मूल निवासी संगठन है, ये अगर खुद जागरूक होंगे कि हमारे मजदूरों और इसका किसानों का क्या हक है, जिनको बराबरी का हक मिलना चाहिए, उसमें जो आर्थिक रूप से जो असमानता है कि जैसे पूंजीपति वर्ग बहुत पैसे मुनाफा कमा लेते हैं और हमारे मजदूर वर्ग को उसमें से बहुत नगण्य मिलता है, तो इसमें ऐसा प्रावधान है कि जो भी स्टेट को जिम्मेवारी है, मतलब देश की ये जिम्मेवारी है, देश में जो चुनी हुई सरकार है उसकी जिम्मेवारी है कि हमारे लोगों को जो उत्पादन होता है उसमें एक समुचित भाग उनको भी लाभांश के रूप में, चाहे उनके स्वास्थ्य पे खर्च करे, चाहे उनके शिक्षा पे खर्च करे, उनके बच्चों की देखभाल को, उनके रहने पर, ये सारे चीज पर प्रावधान हो और सख्ती से लागू हो और संविधान का पूर्ण रूप से लागू हो, तो हमारे सारे मजदूरों की जो शोषण हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ है कि इनको मजदूर बनाए रखने का ये एक तो बदमाशी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग जानते नहीं है, जानते हैं, संविधान पढ़ते भी है, ये लोग संविधान को जानते हैं, लेकिन ये लोग ये अनुच्छेद ही लागू नहीं करना चाहते। हमारे इसमें कसूरवार क्षेत्रीय दल भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के गोद में बैठे ये जो क्षेत्रीय दल है हमारे देश में, इन्होंने भी वही काम किया, धोखा किया है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज से। और खास करके धोखा उन हमारे वर्ग के दलालों ने भी किया है जो आरक्षित सीट से संसद और विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण अनुच्छेद की पालन नहीं करते हैं, न की आवाज उठाते हैं। बहुजन समाज को गुमराह करके संसदों में जाके कुर्सी देते हैं और कांग्रेस बीजेपी की दलाली करते हैं और सत्ता का मलाई खाते हैं, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर कभी चाहते हैं और ना ही राज्य पर लागू करते हैं लोग सही ढंग से। अगर ये लोग करते तो आज ये जो भूखमरी के कगार पर हमारे देश के मजदूर खड़े हैं, ये दिन नौबत नहीं आता। ये मजदूर नहीं, इनको बंधुआ मजदूर बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज का पार्टी अभी देश में जो लॉन्च किया गया है, SC ST OBC और इनमें से कन्वर्टेड माइनॉरिटी की पार्टी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, अगर हमारी सरकार बने तो मैं हमारे मैनिफेस्टो में भी कहा गया है, जैसे ही हमारी सरकार बने हम इन राज्य के नीति निर्देश तत्वों के तहत हम इन अनुच्छेद को अनुपालन कर राज्य के मजदूरों को राज्य में ही नौकरी देने का काम करेंगे। यही है 38 और 39 में, जो जैसे कि संसाधन का संकेंद्रण एक जगह नहीं कर सकते हैं, सभी को उसको सभी में बराबर बांटने का राज्य सरकार को निर्देश देती है। तो यहाँ भी सभी के पास देखिएगा, अडानी के पास बहुत सारा संपत्ति है, अंबानी के पास 73% संपत्ति देश में कुछ ही वर्ग के पास है, कुछ ही लोग के पास है। और बाकी लोग देखिए 2 जून के रोटी के लिए वो यहाँ से वहां मजदूर वर्ग पलायन करने के लिए मजबूर है। आज उनकी देखिए क्या दशा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो बीजेपी और कांग्रेस जो राज की है, या जो भी हमारे क्षेत्रीय पार्टी अभी राज कर रहे हैं, वो उन्हीं के पाले में है। उनको पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप देखिएगा कि अभी बहुत सारे जगह काम कराया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार को जिम्मेदारी मिलती है कि वो बंद करे, उनको उनके लिए प्रावधान करे, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी
देखिए बहुत सारे आर्थिक तंगी के कारण जाके काम करने लगता है। तो ये हमें समाज में जा जाके हमको सभी वर्ग के बीच बताना पड़ेगा, खास करके जो हमारे मूल निवासी समाज हैं उनमें अधिकतर लोग अनजाने हैं ये सब चीज से कि क्या हमारे लिए कानून है, राज्य हमें कौन सा कानून देती है, जिनका आर्थिक स्थिति खराब है वो काम करने के लिए मजबूर क्यों है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की चूक है, इसीलिए वो तंगी के कारण काम करना पड़ता है उनको। ये सब चीजें 38 और 39 में है जिनको हमको सभी समाज के हमारे जितने भी मूल निवासी वर्ग है उनको हम पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे कि ये हमारे लिए है, सरकार ये नहीं कर रही है तो आपको किस तरह की सरकार चुननी चाहिए और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये काम करें, क्योंकि इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, आपके ऊपर ही पूरा पावर दिया गया है। तो ये हम लोग को समाज में घूम घूम के बताना पड़ेगा और ये जो 70 साल में सरकार जो हाल की है ये लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी लोग समझ सकेंगे। बाल श्रम को रोकना, स्त्री पुरुष दोनों में असमानता न करके दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ऐसे बहुत से प्रावधान है। और इन प्रावधानों के आधार पर भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए, पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में, बोनस संदाय अधिनियम 1965 में, ठेका श्रम विनिमय एवं उत्पादन अधिनियम 1970 में, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में, कारखाना अधिनियम 1948 में, खान अधिनियम 1952 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ऐसे जो ये अधिनियम जो आए, इस सब का आधार जो है वो ये 39 अनुच्छेद 39 है। तो अनुच्छेद 39 के अनुसार भारत बहुत सारे ये मतलब बहुत सारे अधिनियम को बनाया है। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो श्रम सुधार, अभी सदर श्रम सुधार के नाम पे जो कानून पास किए गए, विभिन्न राज्यों ने जो लागू किए, उसमें ये जो मैंने अभी बताया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो लागू किया गया था, उस अधिनियम को एकदम उठा करके फेंक दिया गया कि आप औद्योगिक विवाद के लिए कोई भी मतलब एक्ट नहीं है और इसको चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से वर्तमान सरकार एक से एक धीरे धीरे करके ये जो नीति निर्देशक तत्व के द्वारा जो निर्देशित किए गए हैं उनके लिए वो सारे को खत्म कर रही है, क्योंकि इसी को आधार मानकर मूल अधिकारों में संशोधन होता है या मूल अधिकार में और अधिकार जोड़े जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार इसमें था, उसको उधर जोड़ा गया, मूल अधिकार किया गया। तो ये सब मद्यपान जो शराबबंदी है वो सभी इसी में आते हैं। तो ये सब है कि अगर हम इन अनुच्छेदों के बारे में जानकारी जब तक जनता को जागरूक नहीं करेंगे, जनता तो बौद्धिक चेतना नहीं आएगी, तब तक हम अपनी क्रांति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 की सूक्ष्म अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। की व्यवस्था ऐसा बन रहा है कि किसान तो उपजा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब मंडी में जाता है तो उनका भाव नहीं मिलता है, सरकार के द्वारा उनको एक समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है। तो एक समर्थन मूल्य इतना होना चाहिए कि जब उनको सब्सिडी या तो सब्सिडी के रूप में उनको इतना दीजिए कि हमारे किसान को पूरा फायदा हो, या तो फिर उनको बाजार मूल्य पे कम से कम उनका खरीदा जाए, जबकि एक समर्थन मूल्य एक मोटा मोटी घोषित कर देते हैं और उससे ज्यादा हमारे किसानों को फर्टिलाइजर में लग जाता है, बीज में लग जाता है। ऐसे व्यापार में विश्व लेवल पर ट्रीटी कर चुके हैं हमारे सरकार पूंजीपतियों के दबाव में, जिससे कि हमारे किसानों का अहित हो रहा है। और इसके अलावे क्या होता है कि बहुत सारा जो सरकार के द्वारा अपने हित के लिए विदेशों से ऐसे संधि कर लिए जाते हैं कि अपने यहाँ के जो किसान होते हैं उनके तो गन्ने खरीदते नहीं है, उनके तो भुगतान करते नहीं है, उनके तो जो पड़े हुए अनाज सड़ जाते हैं। लेकिन विदेशों से अभी जो एक बहुत बड़ा चीज है, तो जो हमारी भारत सरकार पाकिस्तान दिन रात टीवी पे या मीडिया में पाकिस्तान को गाली देती रहती है, उनका जो सबसे बड़ा सुरक्षा सलाहकार है उनके बेटे का डायरेक्टली हम तो खुले तौर पर बोल रहे हैं इसका जांच कराया जाए अगर,
तो खुले तौर पर उनके बेटे का जो चीनी ISI के जो वहां प्रमुख है, उनके बेटे के साथ चीनी का बिजनेस और पाकिस्तान से पूरा चीनी भारत में लाके रखा जाता है। तो एक तरफ मेरे किसान का चीनी खरीद नहीं पाते हैं, दूसरे तरफ पाकिस्तान को गाली भी देते हैं और वहीं से चीनी का बिजनेस भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अपने लोगों को संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें और खासकर किसानों और मजदूरों के जो नेतृत्व कर रहे हैं या जो उसमें प्रबुद्ध वर्ग है किसान और मजदूर में हमारे, उनको ये चीज हम लोगों को बताना कर्तव्य है कि आपके संविधान में आपके सारे हक, सारे अधिकार और सारे आपका जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का आपको सारा हथियार है। आप उसको जागृत करें और जब उद्योग धंधों में गुलाम की तरह जिंदगी न जिए बल्कि उद्योग में बराबरी के साथ अपना हक और अधिकार मांगे, तो ये विवश होकर ये उद्योगपति और ये सरकार आपके कदमों में झुकने को मजबूर होंगे और आपको आपके हक और अधिकार जरूर मिलेंगे।